हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कुश चाना एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू चाना कोचिंग क्लासेस। तो सबको मेरी तरफ से राम राम जी। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है सैम्पलिंग और सैम्पलिंग के मेथड्स, जो कि हम इस लेक्चर में आज कवर करेंगे। तो मेरे पास जो बुक है फ्रेंड्स, वो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बुक है, बीबीए फर्स्ट ईयर की सेकंड सेमेस्टर की, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एनईपी सिलेबस की बुक है, टीआर जैन एससी अग्रवाल की। ये बुक अच्छी है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियोस को शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक और कमेंट कर दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल पर जाएंगे। मेरे चैनल का नाम है चांदना कोचिंग क्लासेस यमुनानगर। उसको आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे मेरे चैनल को। उसके बाद आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बाकी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी इजीली मिल जाएंगी, जैसे कि इनकम टैक्स, ऑपरेशन रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंट्स और अदर सब्जेक्ट्स जो कि न्यूमेरिकल्स हैं, ऑपरेशन रिसर्च, उनसे रिलेटेड आपको वीडियोस चांदना कोचिंग क्लासेस की प्लेलिस्ट में इजीली मिल जाएगी। तो इस बुक में से हम कुछ चैप्टर्स अपने कवर कर चुके थे पहले भी। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। तो आज हम अपना टॉपिक कवर करेंगे जो मेनली सैम्पलिंग और सैम्पलिंग के मेथड्स, इस चैप्टर को हम कवर करेंगे अपनी इस वीडियो में, जो कि हमारा थ्योरी का चैप्टर है। ठीक है, तो आप अपने पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के सिलेबस को डाउनलोड कर लेंगे उनकी साइट से जाकर, तो आप चेक कर लेंगे कि आपके सिलेबस में चैप्टर है या नहीं है। वैसे बेसिकली बीबीए, बीकॉम, एमबीए, एमकॉम के सिलेबस में ये वाला चैप्टर जरूर होता है। तो इसमें जो बार बार पेपर में यूनिवर्सिटीज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बेसिकली यही क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड पेपर में बार बार आते हैं। डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड्स एंड कंपेयर देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। सेंसस और सैम्पलिंग मेथड में क्या अंतर है और उसकी मेरिट डिमेरिट्स बताई जाएं। और जो बार बार दूसरा क्वेश्चन आता है एक और, वो है हमारा व्हाट इज सैम्पलिंग मेथड, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग के मेथड्स के बारे में पूछ रहा है। तो कई बार क्या होता है कि सैम्पलिंग के जो हमारे मेथड्स है ना, वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं प्रोबेबिलिटी और दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। कई बार क्या होता है कि पेपर में कोई एक पूछ लेता है, तो किसी एक तरह के मेथड्स में तो आप उनके पांचों मेथड को एक्सप्लेन तो करेंगे ही करेंगे, तो साथ में आप एक एक एडवांटेज, एक एक डिसएडवांटेज भी बता के आएंगे। 90% चांस होता है कि फाइनल एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन यही आएगा कि सैम्पलिंग के मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है, काफी यूनिवर्सिटीज में यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो सैम्पलिंग के मेथड्स में आप सारे सैम्पलिंग के मेथड बता देंगे। उसमें अगर आप एक एक एडवांटेज डिसएडवांटेज बता देते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं भी बताते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपने मेथड्स को अच्छे से एक्सप्लेन करके आना। इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ सैम्पलिंग, उसके बाद सैम्पलिंग के मेथड्स, फिर उसका कंक्लूजन हम लास्ट में देकर आएंगे, तो हमारे को लॉन्ग क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सैम्पलिंग और सैम्पलिंग के मेथड्स को हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सैम्पलिंग और सैम्पलिंग मेथड्स होता क्या है, जैसे कि आपने वो देखे होंगे मार्बल्स, जो कांच के कंचे होते हैं, बंटे होते हैं, जिनसे हम खेलते हैं ना, प्लेइंग करते हैं, खेलना। तो एक मैंने बॉक्स में काफी सारे बंटे लिए हुए हैं, मार्बल्स जो खेलने वाले होते हैं। उसमें से मैंने कुछ सैंपल निकाला, जैसे कि एक बैग में मेरे पास 100 बंटे हैं खेलने वाले कंचे। तो उस 100 के ऊपर मैंने टेस्टिंग करी कि किसका कलर क्या है, किसकी शेप कैसी है, कौन सा टूटा हुआ है। तो 100 थे उस बैग में, मैंने 100 के 100 का पूरा सैंपल चेक किया। तो पूरे 100 के 100 को एक एक करके चेक करना, तो वो हमारा क्या है, एक तरह से सेंसस मेथड। हम कंप्लीट सारी स्टडी करके जा रहे हैं। ठीक है, अगर उस 100 में से कोई मैंने एक मुट्ठी भर के बंटे निकाले और मैंने बाहर सैंपल रख दिया, उसमें 10 पीसेस मेरे पास निकले, तो दैट इज अ सैंपल। तो सैम्पलिंग और सैम्पलिंग मेथड्स में हम यही कुछ अभी सीखने जाएंगे ध्यान से डिटेल में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले दिया है कि सैम्पलिंग के बारे में इंट्रोडक्शन क्या है। In all the spheres of life, such as economic, social, and business, the need of statistical investigation and data analysis is rising day to day. There are two methods of collection of statistical data. तो हमारे पास उसने बताया कि आज की लाइफ में इकोनॉमिक, सोशल और बिजनेस, जैसे कि व्यापार से जुड़ी हुई आर्थिक हमारी जो लाइफ है, जीवन है, या फिर सोशल, सामाजिक जो जीवन व्यतीत करें, उसमें हम कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो डेटा एनालिसिस करते ही रहते हैं। डे टू डे राइजिंग उसकी जरूरत पड़ती ही रहती है। तो उस डेटा को हम कलेक्ट करते हैं। कलेक्शन के समय पर हमारे पास दो तरह के मेथड होते हैं। जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो वो क्या होते हैं हमारे स्टैटिस्टिकल मेथड, सेंसस मेथड और सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, तो टू मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। ठीक है,
तो एक कलेक्शन ऑफ डेटा का हमने जो चैप्टर पढ़ा था, सेकंड चैप्टर पढ़ा था इसी बुक में, उसमें दो तरह के मेथड होते हैं, प्राइमरी मेथड और सेकेंडरी मेथड। प्राइमरी और सेकेंडरी जो डेटा को कलेक्ट करने के मेथड है, उनके भी आगे मेथड्स दिए हुए हैं। तो ये वो डेटा को प्राइमरी और सेकेंडरी के अलग अलग मेथड है, वो एक अलग मेथड है। यहाँ पर ये डेटा को कलेक्शन करने के मेथड बताए गए हैं, तो वो हमारे सेंसस और सैम्पलिंग मेथड होते हैं। ठीक है, सैम्पलिंग मेथड के अंदर भी मेथड्स आएंगे काफी सारे, जिसका मेथड्स को हम बोलते हैं टूल्स और टेक्निक्स, तो उसको हम डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, तो उसने बोला कि इस आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक लाइफ में जो हमारी जरूरत पड़ती है कलेक्शन ऑफ डेटा की किसी तरीके के एनालिसिस के लिए, तो उस डाटा को हम कलेक्ट करते हैं दो तरह से। स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट करने के दो मेथड है, सेंसस मेथड और सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, सेंसस मेथड में एंटायर लाइफ ऑफ फील्ड इन्वेस्टिगेशन और द यूनिट ऑफ पॉपुलेशन इज कलेक्टेड। सारी पॉपुलेशन की जितनी यूनिट्स हैं, जितनी हमने कलेक्ट की हैं प्रॉपर, उसको डिटेल में सर्वे करके जांच करके चेक करेंगे, तो दैट इज अ सेंसस मेथड। और दूसरा, जब उसने कहा कि हमने कोई डेटा को वेरेज अंडर द सैम्पलिंग मेथड रादर देन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑल यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन, हम सारे पॉपुलेशन की यूनिट को कलेक्ट करने की बजाय इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ओनली सेलेक्टेड यूनिट्स इज कलेक्टेड, कुछ सेलेक्टेड यूनिट के बारे में ही हमने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया है, दैट इज नोन एज सैम्पलिंग मेथड। तो इसका कुछ बेसिक मीनिंग यहीं पर इंट्रोडक्शन में ही दिया गया है, जो इन्होंने बेसिक कवर कर दिया है ऊपर ही। तो आगे हमारे पास आएगा यूनिवर्स और पॉपुलेशन क्या है और सैंपल क्या है। ठीक है, तो इसको मैं आपको डिटेल में दो बेसिक टॉपिक हैं बताऊंगा, फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे कि हमारे पास सेंसस और सैंपलिंग मेथड सारा ही क्या होता है डिटेल में। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास जो है यूनिवर्स और पॉपुलेशन। तो यहाँ पर मैंने जो बताया कि जैसे पूरी क्लासरूम है, तो मुझे चेक करना है कि जैसे एमबीए फर्स्ट ईयर में 100 बच्चे हैं ना, तो 100 बच्चों में से किस किस बच्चे को शुगर या डायबिटीज की प्रॉब्लम है या नहीं, मुझे वो चेक करना है ना। तो 100 बच्चे में से किसी एक को बाय चांस निकल आई है ना, वो चीज चेक करनी है हमें। तो यूनिवर्स और पॉपुलेशन यहाँ पर कोई मतलब जनसंख्या की बात नहीं हो रही है। जैसे पूरी क्लास में एमबीए फर्स्ट ईयर फॉर एग्जांपल, उसमें 100 बच्चे हैं। ठीक है, तो उस 100 बच्चों को जो हम लेके चल रहे हैं वो क्या है, यूनिवर्स और पॉपुलेशन। उसमें से हमने 100 बच्चों में से कोई 10 बच्चे उठा के रैंडम खड़े कर दिए, उसका हमने ब्लड सैंपल लिया टेस्टिंग के लिए कि उस 10 में से किस बच्चे को शुगर निकलती है, 10 में से किसी को नहीं निकली। तो नेक्स्ट हमने 100 का 100 चेक कर लिया, कोई एक बच्चे को डायबिटीज की प्रॉब्लम निकल आई। ठीक है, तो हमने जो 10 बच्चे बीच में से उठाए, तो दैट इज अ सैंपल। अगर हमने सारे डेटा की स्टडी करी है पूरी क्लास की, तो वो यूनिवर्स और पॉपुलेशन है। वो सेंसस मेथड आएगा जिसमें हम पूरे 100 के 100 बच्चे को पढ़ेंगे। तो जिस 100 के अंदर से हमने 10 बच्चे उठा के सैंपल उठाया, दैट इज अ 10 बच्चे जो है वो सैंपल है, और जो 100 है वो हमारी पूरी क्लास है। क्लास मतलब यूनिवर्स और पॉपुलेशन। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट थे। इसके बाद हम आगे चलेंगे कि चैप्टर हमारा बेसिक मीनिंग से स्टार्ट हो जाएगा, ये उसके कुछ कंसेप्ट थे। आगे दिया गया है सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड ऑफ कंडक्टिंग सर्वे। किसी तरह का सर्वे कंडक्ट करना है या फिर हमने कोई डेटा कलेक्ट करना है, क्वेश्चनर फिल वगैरह करवाना है, तो उस समय पर हमें कंडक्ट करने के लिए दो तरह के मेथड्स होते हैं स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट करने के। फर्स्ट इज सेंसस मेथड, अनदर वन इज सैम्पलिंग मेथड। सेंसस मेथड क्या बताता है हमारे पास, census method is that method in which information or the data collected from each and every unit of the population relating to problem under investigation and conclusions are drawn on their basis। तो किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन की या फिर प्रॉब्लम की समस्या के लिए छानबीन करी जा रही है, उस समय पर जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उस समय पर हमने डेटा कलेक्ट किससे किया, ईच एंड एवरी यूनिट, हर एक जगह से डेटा कलेक्ट किया है और उसका कंक्लूजन उसके बेसिस पर निकाला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमने बच्चों का डेटा कलेक्ट किया, बीए डिपार्टमेंट, बीबीए, एमकॉम, एमबीए, बीसीए, एमसीए, सारे बच्चों की क्लासेस में से डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में से हमने पांच बच्चों का सबका डेटा लिया है। ईच एंड एवरी यूनिट का हम पॉपुलेशन में से डेटा लेके चल रहे हैं, उसी के ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसी के ऊपर हम कंक्लूजन्स निकालेंगे। तो इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, सेंसस मेथड। सेंसस मेथड का दूसरा नाम क्या है, कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड। कंप्लीट मतलब पूर्ण तरीके से एन्यूमरेट करना उस मेथड्स में। जैसे कि हमने हर एक क्लास का, हर एक बच्चे का डेटा कुछ कुछ पांच पांच बच्चों का लिया, या फिर सारे क्लासेस में सारे बच्चों का डेटा उठा के कलेक्ट कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड। ठीक है, इसका आगे एग्जांपल भी दे रखा है कि कोई मंथली एक्सपेंडिचर, एवरेज हाइट, एवरेज वेट निकालना है ना, कोई पूरे 2000 बच्चे हैं कॉलेज में, उसकी डेटा कलेक्ट करना। तो इसमें बता रखा है कि जो डेटा इंक्वायरी के पर्पस के लिए ईच एंड एवरी यूनिट या फिर स्टूडेंट के कॉलेज में से सिलेक्ट किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसस मेथड। सेंसस मेथड के ये कम आता है क्वेश्चन, ज्यादा पेपर में वही आता है सैम्पलिंग मेथड, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग वाला क्वेश्चन ही ज्यादा आता है, और सैम्पलिंग मेथड क्या है उसका मीनिंग आता है। तो आगे इसके बाद जो हमने सेंसस मेथड पढ़ा है, ये शॉर्ट में कई बार आ जाता है या फिर अकेला भी आ जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी आता है लॉन्ग में ये वाला क्वेश्चन।
तो सेंसस मेथड की मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या होती हैं, आगे उसने बता रखा है एडवांटेजेस या फिर मेरिट्स ऑफ सेंसस मेथड। तो फर्स्ट क्या है, रिलायबल एंड एक्यूरेट। ये डेटा जो है ज्यादा आरामदायक, रिलायबल होता है, और एक्यूरेट मतलब शुद्ध डेटा होता है, इसमें कोई गलतियों के चांसेस कम होते हैं। एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा हम इसमें डिटेल में जाके हम चेक करते हैं कि एक गांव में इतने मेल रहते हैं, इतने फीमेल रहते हैं, उस विलेज के अंदर मेल फीमेल में से कितने ऑक्यूपेशन कोई काम करते हैं, नहीं उनकी एज कितनी है, इनकम कितनी है, शादी हो रखी है नहीं, मैरिटल स्टेटस चेक करना। तो इट मीन्स एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन, पूरी डिटेल में जाके हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है सुटेबिलिटी। तो दिस मेथड इज मोर सुटेबल फॉर पॉपुलेशन विद द लिमिटेड स्कोप और डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हमारे पास पॉपुलेशन कम है, जनसंख्या कम है या व्यक्ति कम है, उस समय पर ये हमारा मेथड जो है सुटेबल रहता है, लाभदायक रहता है। आगे इसकी कुछ डिमेरिट्स भी दी गई हैं सेंसस मेथड की। ये जो है हमारा मोर एक्सपेंसिव, इसमें बताया गया कि जो हमारा सेंसस मेथड है, इसमें ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम डेटा को डिटेल में जाके एक एक सिंगल ईच यूनिट एवरी यूनिट की हम स्टडी कर रहे हैं या फिर कलेक्ट कर रहे हैं डेटा को, तो उसके ऊपर काफी समय लगेगा, तो ये ज्यादा एक्सपेंसिव मेथड होएगा। एक्सपेंसिव मतलब महंगा। मोर टाइम कंज्यूमिंग या फिर टाइम कंज्यूमिंग भी लिख सकते हो, कि क्योंकि इसमें हमारे डिसीजंस काफी डिले हो जाते हैं, डिसीजन मेकिंग करना, क्योंकि इसमें हर एक यूनिट के ऊपर हमने क्या किया हुआ है, ईच एंड एवरी यूनिट को हम इसमें लेकर चल रहे हैं, तो समय भी उस मेथड में ऑब्वियस सी बात है ज्यादा लगेगा। मोर लेबर, इसमें श्रमिकों की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हमारे को पूरी कंप्लीट एनुमरेशन करनी है डिटेल में जाकर। नॉट सुटेबल फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती है, जटिल समस्याएं होती हैं पॉपुलेशंस की, जिसमें सेंसस मेथड सुटेबल नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल, हमने पूरे भारत की जनसंख्या चेक करनी है, तो हमने कुछ पर्सन्स को, मतलब मान लो कि 100 पर्सन्स को हमने काम दे दिया कि पूरे इंडिया की पॉपुलेशन मेजर करके आओ, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो उसने बोला कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि मतलब उसमें हमारे को प्रॉपर पर्सन्स भी चाहिए होंगे, रिक्वायरमेंट भी होगी, जैसे कि कुछ आशा वर्कर्स होती हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हम उनको भेज देते हैं, कि जैसे कि कुछ पोलियो के इंजेक्शंस वगैरह लगते हैं, तो उसमें वो इनवाइट करते हैं, तो एक कैंप लगा देते हैं जहाँ पर वो पोलियो के इंजेक्शंस देते हैं। मान लो कि हमने एक या दो आशा वर्कर दे दी, वो पूरा डिस्ट्रिक्ट कवर करने को बोल दिया, है ना, 5 दिन में, तो ये नहीं हो पाएगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ऐसी कुछ समस्याओं के लिए हमारे पास ये मेथड सुटेबल नहीं रहेगा। तो इसमें हमारे पास जो कलेक्शन ऑफ डेटा के, स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट करने के मेथड थे, वो थे हमारे पास सेंसस मेथड, जो कि हमने कंप्लीट अपना कवर कर लिया है, मीनिंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। तो इसी का जो दूसरा कलेक्शन ऑफ डेटा का मेथड है, वो है सैम्पलिंग मेथड। तो सैम्पलिंग मेथड में भी हमारे पास इसका हम मीनिंग कवर करेंगे, इसके बाद हम इसकी मेरिट्स डिमेरिट्स कवर करेंगे, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस भी इसकी पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें आगे हमारे पास बता रखा है कि सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, ठीक है। तो सैम्पलिंग मेथड में बताया गया, सैम्पलिंग मेथड इज दैट मेथड इन विच द डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम द सैंपल आइटम ऑफ सेलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन एंड कंक्लूजंस आर ड्रॉन फ्रॉम देम। कि पूरी पॉपुलेशन की हमने स्टडी नहीं करी है, पूरी क्लास की स्टडी नहीं करी है, कुछ 5 या 10 बच्चों का हमने सैंपल ले लिया है, उस सैंपल को हमने सर्वे किया है, उसमें से हमने अपने डेटा को कलेक्ट कर लिया, उस सैंपल के आधार पर हमने अपने रिजल्ट्स या फिर कंक्लूजंस प्रोवाइड कर दिए हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, सैम्पलिंग मेथड हो जाएगा, ठीक है। आगे इसकी इंपॉर्टेंस दे रखी है सैम्पलिंग मेथड की। In modern times, sampling method is an important and popular method of statistical inquiry. Besides economic and business world, this method is widely used in the daily life. इसको हम डेली लाइफ में भी अपनी यूज करते हैं सैम्पलिंग मेथड्स को। फॉर एग्जाम्पल, अ हाउस वाइफ कम टू cooking of the whole lot of rice by observing 2 or 3 grains only. A doctor tests blood of the patient by examining 2 or 3 drops of the blood only. जैसे कि कोई एक लैब टेस्टिंग है, हमने वहां पे अपनी शुगर टेस्ट करवानी है या फिर हमने ब्लड प्रेशर टेस्ट कराना है, तो हमने वो हमारे थोड़ा सा इंजेक्शन में ब्लड लेता है, उसके ऊपर ही थोड़ी सी ड्रॉप्स के साथ ही अपना हमारा सैंपल से चेक करके बता देता है कि पेशेंट को जो है ब्लड में शुगर या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। जैसे कि एक हाउस वाइफ है, तो उसने राइस लेने हैं अपने घर के लिए, तो पूरा 50 kg का बैग परचेज करना है, जो कि 6 मंथ तक चल जाता है अप्रोक्सीमेटली। तो उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सैंपल लेके आते हैं, उस राइस को हम बनाकर देखते हैं, हमारे पर घर पर अच्छे बनते हैं, तो हम उसी के बेसिस पर पूरा राइस का बैग परचेज करके अपने घर के लिए ले आते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, इसकी इंपॉर्टेंस या फिर आवश्यकता बताई गई है कि सैम्पलिंग मेथड यूज कहाँ कहाँ पे होता है, डे टू डे की हमारी डेली लाइफ में भी ये चीज यूज होती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बताया गया इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। तो मेरिट्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड आएगा,
सेविंग ऑफ मनी। तो इसमें हमारा क्या है कि पूरे मेथड की डिटेल में स्टडी तो नहीं करनी है, सैंपल की हर एक ईच एंड एवरी यूनिट की स्टडी तो नहीं करनी है हमारे को। तो ईच एंड एवरी यूनिट की स्टडी नहीं करनी पड़ेगी, तो उस केस में हमारे पास क्या होएगा, लेस एक्सपेंसिव। तो ये हमारा क्या होएगा, सेविंग ऑफ मनी। तो इसमें हमारे पास जो पैसा है वो बच जाएगा, कम पैसा यूज होएगा, तो ये हमारा मेथड जो है ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहेगा। ठीक है, आगे हमारे पास दूसरा पॉइंट बताया गया सेविंग ऑफ टाइम। तो इससे हमारे पास समय की भी बचत होती है। इंटेंसिव स्टडी, तो एज नंबर ऑफ आइटम्स इज लेस इन सैम्पलिंग देयर इमीडिएटली स्टडीड। तो उसने बोला इंटेंसिवली हम इसको स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास सैम्पलिंग मेथड के अंदर क्या होता है, कम नंबर ऑफ आइटम्स को हमने अपनी स्टडी करनी है, हर एक ईच एंड एवरी यूनिट की स्टडी नहीं करनी है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल कन्वीनियंस, तो कुछ रिसर्च वर्क वगैरह के लिए ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हमारे को अपना काम करना होता है, कन्वीनियंटली तरीके से, हमारी सहूलियत के हिसाब से। तो हम अपना इन्वेस्टिगेशन वगैरह के लिए इन्वेस्टिगेटर्स को अपॉइंट कर लेते हैं, तो उसमें काफी कन्वीनियंट रहता है मेथड, मतलब सहूलियत प्रदान करने वाला रहता है। मोर रिलायबल रिजल्ट्स, तो इससे हमारे जो रिजल्ट्स हैं काफी एक्यूरेट होते हैं, मोर एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट्स रहते हैं ओवरऑल हमारे। ठीक है, more scientific, तो सैम्पलिंग मेथड इज मोर साइंटिफिक बिकॉज डेटा इज इंक्वायर्ड विद द अदर सैंपल्स। तो उसने बोला है कि अदर सैंपल्स के साथ हम डेटा को अपना इंक्वायर कर सकते हैं, तो उसके साथ बताया गया कि ज्यादा एक साइंटिफिक मेथड हमारा रहने वाला है, वैज्ञानिक टेक्निक। ओनली मेथड, तो इन सम फील्ड्स वेयर इंक्वायरी बाय सेंसस मेथड इज इम्पॉसिबल, कई कई जगह पर हमारा सेंसस मेथड इम्पॉसिबल हो जाता है, कि काफी ज्यादा जनसंख्या है, इतनी पॉपुलेशन है, उस चीज का इतना डेटा कलेक्ट करना है, उनकी डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि इस गांव में इतने प्रतिशत लोग रहते हैं, वहां पर उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है या नहीं। तो हर एक जगह पे जाके एक एक गांव में, एक एक शहर में चेक करना इट्स इम्पॉसिबल। तो जहां पर हमारा सेंसस मेथड इम्पॉसिबल हो जाता है, हमारे पास सेंसस सैम्पलिंग मेथड अकेला जो है अप्रोप्रिएट रहता है। तो सैम्पलिंग मेथड अलोन इज मोर अप्रोप्रिएट, उस केसेस में हमारा सैम्पलिंग मेथड ज्यादा अप्रोप्रिएट रहता है। इसकी डिसएडवांटेजेस दे रखी हैं सैम्पलिंग मेथड की। तो कई बार पेपर में क्या होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में जैसे आ गया कि सेंसस मेथड क्या है तो बताओ, तो उसकी हम एडवांटेज डिसएडवांटेज साथ में बताएंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। ऐसे ही सैम्पलिंग मेथड कभी कभार पेपर में आ गया लॉन्ग क्वेश्चन में, तो हम सैम्पलिंग मेथड में उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस दोनों बता के आएंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा चांसेस क्या है, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग वाला क्वेश्चन पेपर में आता है, और डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड वाला क्वेश्चन जो है ये भी पेपर में काफी बार लॉन्ग आता है। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं इसको डिटेल में कवर करके चल रहा हूँ। ठीक है, आगे हमारा जो टॉपिक आएगा मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, उसको हम आराम आराम से कवर करेंगे विद एग्जांपल। ठीक है, इसमें सैम्पलिंग मेथड की डिसएडवांटेजेस बताई गई हैं। लेस एक्यूरेट, तो हमारा जो ये सैम्पलिंग मेथड है वो लेस एक्यूरेट रहेगा। क्यों लेस एक्यूरेट रहेगा, इसमें शुद्धता कम की होती है। सैम्पलिंग इसमें सेंसस मेथड में हमने पढ़ा था कि ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि हम उसमें ईच एंड एवरी यूनिट के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो ज्यादा सुटेबल रहता है, मेथड ज्यादा आरामदायक रहेगा, एक्यूरेट डेटा रहेगा। तो इसमें रिलायबिलिटी भी कम हो जाएगी, लेस रिलायबल हो जाएगा डेटा। तो हमारा एक्यूरेसी उसमें ज्यादा थी, इसमें एक्यूरेसी कम हो जाएगी। इसमें रॉन्ग कंक्लूजन्स भी कई बार निकल के आ जाते हैं, क्योंकि हम डिटेल में सारा सर्वे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ज्यादा नीड ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज, उसने बोला कि इसमें एक स्पेसिफिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट रहेगी, कि मतलब जिसको पर्सन को पर्टिकुलरली सैंपल कैसे कलेक्ट करने हैं, कहाँ से हमारे पास सोर्सेज है, सारा वो कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, रिलायबल भी कम हो जाएगा, रॉन्ग कंक्लूजन्स कई बार निकल आते हैं। तो उसमें सूटेबिलिटी ज्यादा थी, तो इसमें सूटेबिलिटी कम हो जाएगी, थोड़ी सी लेस सूटेबल हो जाएगा ये वाला डाटा। ठीक है, तो विल नॉट प्रूव टू मच यूजफुल, कई बार ज्यादा यूजफुल, इसको लाभदायक नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा मेथड्स जो कि स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट करने के थे, सेंसस और सैम्पलिंग मेथड, ये दो तरह के। यूनिवर्स और पॉपुलेशन जो सैंपल था, ये हमारा बेसिक इसके कंसेप्ट थे, हमने पढ़ लिए हैं। सेंसस मेथड, सैम्पलिंग मेथड, इसका मीनिंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस हमने कवर कर लिए हैं, इसकी इंपॉर्टेंस भी पढ़ ली है सैम्पलिंग मेथड की। ठीक है, ये पेपर में आने के इसके चांसेस कम होते हैं, बट कभी कभी ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक आने वाला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड। जो दो तरह के हमने मेथड ये सीखे हैं, इसके बीच में डिफरेंस क्या रहने वाला है। इसके बाद हमारा सैम्पलिंग मेथड्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है हमने इस वीडियो में कवर करना है वो आएगा। ठीक है, तो हम इसका डिफरेंस इस तरीके से फाइनल एग्जाम में नहीं लिख के आएंगे, कुछ बच्चे ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच। तो डिफरेंस बिटवीन सेंसस मेथड एंड सैम्पलिंग मेथड, अगर आपके पास बाय चांस फाइनल एग्जाम में 14 मार्क्स, 15 मार्क्स या 16 मार्क्स, जितने का भी लॉन्ग क्वेश्चन आपका आता है, अगर वो उतने का आ जाता है तो आपको ये कवर करना डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसके लिए मैंने एक डिफरेंस लिखा हुआ है, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ, तो उसको हम कवर करेंगे अभी इसी वीडियो में। ठीक है,
इसमें हमारे पास दे रखा है डिफरेंस बिटवीन सेंसस मेथड एंड सैम्पलिंग मेथड। इसका पेजेस का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं साथ साथ। सेंसस मेथड और सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ गया तो मैं आपको 2-3 डिफरेंस दिखाता हूँ, समझा भी दूंगा, तो वही आप फाइनल पेपर में कवर कर लीजिएगा ताकि आपके मार्क्स फाइनल एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में कट ना हो अगर ये क्वेश्चन अकेला आ जाता है तो, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड, इसमें बताया गया कि नेचर ऑफ इंक्वायरी क्या रहेगी। द एक्सटेंसिव इंक्वायरी इज कंडक्टेड एट ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन। इसमें काफी एक्सटेंसिव इंक्वायरी होती है, ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। और इसमें हमारी जो इंक्वायरी है वो लिमिटेड रहेगी क्योंकि इसमें हम सिर्फ सैम्पलिंग के आधार पर ही स्टडी करते हैं। तो इसमें क्या है, इकोनॉमी लिखा हुआ है, मोर टाइम मनी एंड लेबर इज रिक्वायर्ड। तो इसमें मनी समय पैसा और लेबर जो है श्रमिक हमारे पैसा, टाइम जो समय है ज्यादा यूज होएगा तो ये हमारे पास कम रहेगा इकोनॉमी मेथड में एज अ। तो इसमें हमारे पास मनी जो टाइम और लेबर है इसमें कम यूज होएगी, ठीक है। तो ये हमारा जो मेथड है ज्यादा खर्चीला है, ज्यादा समय वाला है, ज्यादा लेबर लगती है और इसमें कम लगती है। ये आप बना के भी लिख सकते हैं पॉइंट को, टाइम लेबर मनी वाला अलग अलग हेडिंग बना के भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सुटेबिलिटी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ज्यादा सुटेबल रहेगा, ये हमारा मेथड कम सुटेबल रहेगा। रिलायबल एंड एक्यूरेसी अलग अलग पॉइंट भी बना के लिख सकते हो। सेंसस मेथड इज मोर रिलायबल, दिस इज लेस रिलायबल। एक्यूरेसी, सेंसस मेथड की एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी, सैम्पलिंग मेथड की कम एक्यूरेसी रहेगी। ऑर्गेनाइजेशन एंड सुपरविजन, तो इसमें डिफिकल्ट होता है ऑर्गेनाइज करना और सुपरवाइज करना किसको, सेंसस मेथड को। और सैम्पलिंग मेथड तो पता है कि आपको ईजी है, जल्दी जल्दी इसमें काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें बताया गया है वेरिफिकेशन, तो इस मेथड के अंदर, अंडर दिस मेथड द रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी वेरीफाइड, और इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, इसको वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ मेथड, तो सेंसस मेथड इज एन ओल्ड मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड नॉट अ वेरी साइंटिफिक मेथड। ये एक साइंटिफिक मेथड नहीं है और ये काफी एक ओल्ड मेथड है इन्वेस्टिगेशन का। और सैम्पलिंग मेथड इज न्यू, ये सैम्पलिंग मेथड नया मेथड है और प्रैक्टिसेबल मेथड है, इट इज अ साइंटिफिक मेथड। तो हमारा सैम्पलिंग मेथड जो है साइंटिफिक मेथड भी है। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्यूचर यूज के लिए। इसके बाद हम और भी डिफरेंस थोड़ा सा डिटेल में कवर करके चलेंगे क्योंकि अगर बाय चांस लॉन्ग में आ गया तो उस समय पर हमारे पास प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आगे इसमें बताया गया है, मीनिंग में बताया गया, अ सिस्टमैटिक मेथड दैट कलेक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स द डेटा अबाउट द मेंबर्स ऑफ देयर पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेंसस एंड द सैम्पलिंग रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द एंटायर ग्रुप इन ऑल देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसको हम बोलेंगे सैम्पलिंग मेथड। जो हमारा प्रॉपर इसमें डिटेल में हम जाके कवर कर रहे हैं हर पॉपुलेशन के मेंबर्स के बारे में, तो वो क्या है, सेंसस मेथड है, ठीक है। एन्यूमरेशन इसमें कंप्लीट होती है, इसमें पार्शियल होती है, पता ही है। स्टडी ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन, इसमें हर ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन के बारे में स्टडी की जाएगी और इसमें सिर्फ ओनली अ हैंडफुल यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंचे थे, सारे एक एक कंचे को उठा के देखा और हमने कोई मुट्ठी भर के कंचे 10 निकाल लिए तो उसमें से अलग से हमने सैंपल निकाल के देखा, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, इसमें कम लगेगा, ठीक है। ये फास्ट प्रोसेस रहेगी ये वाली और ये स्लो प्रोसेस रहेगी। इसमें कॉस्ट ज्यादा लगेगी, इसमें कॉस्ट कम रहेगी। रिजल्ट्स इसमें रिलायबल और एक्यूरेट रहेंगे, इसमें एरर के चांसेस भी होते हैं तो रिलायबल एक्यूरेसी कम रहती है। एरर, इसमें कोई एरर प्रेजेंट नहीं है क्योंकि इसमें सेंसस मेथड में क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे कि टीचर ने अटेंडेंस लिया तो खुद एक एक बच्चे के लिए है तो उसमें एरर की प्रेजेंस है ही नहीं क्योंकि राम राम से लिया है। किसी बच्चे से बोल दिया कि जब आओ कि आप अटेंडेंस ले लो क्लास में जाके, तो उसमें एरर ऑब्वियस सी बात है होंगे कि वो पूरे सबको एक अद्धे को पूछेगा प्रेजेंट है कि नहीं, वो गलती से प्रेजेंट सबकी जानबूझ के लगा भी सकता है, ठीक है। आगे इसमें एरर प्रेजेंट नहीं होगा तो सैम्पलिंग मेथड में एरर के चांसेस हो सकते हैं और पॉपुलेशन की साइज पे भी डिपेंड करता है। एप्रोप्रिएट फॉर पॉपुलेशन ऑफ हिट्रोजीनियस इन नेचर, ये वहां पर एप्रोप्रिएट रहेगा सेंसस मेथड जहां पर हमारी हिट्रोजीनियस नेचर रहेगा पॉपुलेशन का, और जहां पे होमोजीनियस नेचर रहेगा पॉपुलेशन का वहां पे सैम्पलिंग मेथड हमारा एप्रोप्रिएट रहेगा। इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथ साथ। इसके बाद हमारे पास और भी है डिफरेंस जो हम आगे और कवर करेंगे इसी के बारे में। इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, सेंसस और सैम्पलिंग मेथड के बारे में पढ़ना है तो 14 मार्क्स का अगर 15-16 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो मैंने 3 तरह के आपको डिफरेंस बता दिए, आप अपने फाइनल एग्जाम के लिए इसमें से कवर कर सकते हैं ज़्यादा डिटेल में, ठीक है।
तो आगे हम अपना टॉपिक कवर करते हैं और जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसी को कंटिन्यू करके चलेंगे अभी आगे भी। तो इसमें हमने डिफरेंस तक पढ़ लिया है, सारा सेंसस मेथड और सैम्पलिंग मेथड पढ़ लिया है। इसके बाद हम जा रहे हैं अपना सैम्पलिंग को डिटेल में पढ़ने। तो हमने सैम्पलिंग मेथड तो सुना, उसका मीनिंग पढ़ लिया, इंपॉर्टेंस पढ़ ली, एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ ली, दोनों मेथड का डिफरेंस पढ़ लिया। लेकिन अब हम इस टॉपिक को काफी डिटेल में आगे लेके चलेंगे अपना, जो कि सैम्पलिंग के मेथड्स दिए गए हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल में काफी कवर करेंगे। यही टॉपिक है जो बार बार पेपर में काफी बार हमारा आ जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखने की एक शॉर्टकट ट्रिक है। पहले तो आप अपना फ्लो चार्ट प्रॉपर पेपर में डायग्राम बना के आएंगे। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स, इनको लर्न करने की अलग अलग तरीका है। अच्छा, सैम्पलिंग मेथड्स का जो दूसरा नाम पेपर में कई बार आता है, टूल्स ऑफ सैम्पलिंग, टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, तो इसके में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स में दिए हुए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक, मल्टी स्टेज, क्लस्टर। तो SSSMC फाइनल पेपर में जाने से पहले, शुरू होने से पहले आप इसको ऐसे डिवाइस कर सकते हैं, SSMC और JQCE। ठीक है, तो सिंपल, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, मल्टी स्टेज, क्लस्टर, ये प्रोबेबिलिटी के आएंगे। नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर आएंगे जजमेंट, कोटा, कन्वीनियंस और एक्सटेंसिव सैम्पलिंग। ठीक है, तो इसको हम कवर करेंगे कि ये मेथड क्या कहते हैं। इसको हम एग्जांपल के साथ पेपर में लिख के आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। तो हम सबसे पहले अपने कवर करेंगे सैम्पलिंग मेथड्स के प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स को। ये डायग्राम बना हुआ है बहुत अच्छा, आप ऐसे पेपर में बना सकते हैं, किसी और तरीके से भी बना सकते हैं फ्लो चार्ट, इससे आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड दिया गया है इसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो इसमें बताया गया है कि द यूनिवर्स हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन द सैंपल। पूरे सैंपल में से तो हमारे पास इक्वल चांस होते हैं सबके सेलेक्ट होने के। ठीक है, कि हमने पूरी MBA फर्स्ट ईयर में 100 बच्चे थे, 100 में से हमने किसी को रैंडम कोई भी 10 बच्चे उठा के खड़े कर दिए, उन्हीं को बाहर ले गए, है ना। या फिर एक मतलब मटकी में कोई कैंडीज पड़ी है या फिर मतलब खाने वाली कोई चीज है, तो हमने ऐसे मुट्ठी भर के अचानक से निकाला, तो डिफरेंट डिफरेंट उसमें कैंडीज पड़ी है, तो अलग अलग कैंडीज निकल आई, कोई एक, कोई दो, कोई तीन, है ना, मिक्स निकल के आई। तो वो क्या है, हमारे पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होता है ना। अचानक से सिंपली कोई भी तरीके से रैंडम सैंपल हमने उठा लिया है। ठीक है, तो इसमें आप अगर आगे लिखना चाहें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर भी, तो लोटरी मेथड को लिख सकते हैं कि जैसे कि हमारे पीस ऑफ पेपर के ऊपर अलग अलग मार्क किया होता है कि इसमें से हमारा ये बंदा सेलेक्ट हुआ, ये रिजेक्ट हुआ, ये गिफ्ट निकला कि नहीं निकला। तो लोटरी मेथड में ऐसे लिख सकते हैं। कई बार होता है ना कि दिवाली का सीजन आता है, तो उससे पहले शॉपकीपर के पास वो आती है पर्चियां सी, है ना, इनाम वाली निकलती हैं, तो उसमें हम वो बना सकते हैं, अपना लोटरी मेथड में लिख सकते हैं लोटरी वाला। ठीक है, इसके बाद हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का जो दूसरा मेथड है आगे बताया हुआ है, लेकिन हमारे लिए इसके एक एक एडवांटेज डिसएडवांटेज भी कवर कर लेंगे। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो मेथड था, इसकी एक एक एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हम कवर कर लेते हैं साथ साथ। तो ये क्या है, द यूज ऑफ मेथड इज सेव टाइम, मनी एंड लेबर। तो समय की, पैसों की और लेबर, श्रमिक की यूज जो है हमारे पास इसमें होता है, ये मेरिट है इसकी। आगे बताया गया डिमेरिट में, इफ यूनिवर्स इज वेरी स्मॉल देन दिस मेथड इज नॉट सुटेबल। जब हमारा यूनिवर्स मतलब पॉपुलेशन, मतलब क्लास के काफी सारे बच्चे, तो अगर वो काफी कम है तो हमारा ये मेथड जो है सुटेबल नहीं रहेगा। ठीक है, और ये हमारे मेथड के अंदर टाइम, लेबर वगैरह ये सारी चीजें की रिक्वायरमेंट होती है, यूज होता है इसका। आगे बताया गया हमारा प्रोबेबिलिटी मेथड्स जो है सैम्पलिंग के, उसका सेकंड पार्ट जो कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग था। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में बताया गया कि हम अपने डेटा के हिसाब से जो पॉपुलेशन है उसको डिफरेंट डिफरेंट स्टेटा के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेटा इन अकॉर्डेंस विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी चीज की विशेषताओं के आधार पर उनको स्टेटा में बांटना, स्टेटा मतलब टुकड़े, मतलब ग्रुप्स में, छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करना डेटा को, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्टेटा वर्ड से आया था स्ट्रेटिफाइड वाला, तो स्टेटा का मतलब होता है ग्रुप। जैसे कि हमने किसी मॉल के अंदर कपड़े रख दिए, जेंट्स के अलग, फीमेल के अलग, है ना, बेबी के अलग रख दिए और ओल्ड एज पर्सन के अलग रख दिए, तो स्टेटा अलग अलग ग्रुप बना दिए। इसमें दिया गया जैसे कि कॉलेज में 1500 स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उस कॉलेज के अंदर आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस की स्पेशलाइजेशन है, तो आर्ट्स के बच्चे हैं 500, कॉमर्स के हैं 700, साइंस के कितने हैं 300। ठीक है, तो इन सबको मिला के टोटल हो गए हमारे 1500 स्टूडेंट। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेटा मतलब अलग अलग ग्रुप में हमने बांट दिए बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसमें दिया गया है आगे
इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज दी गई है। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के एडवांटेज में बताया गया दिस मेथड हैज मोर एक्यूरेसी, इसमें शुद्धता ज्यादा होती है। ठीक है, अगर आपके पास ये प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी में से कोई अगर पेपर में एक तरह के आगे तो इसकी आप एक एक एडवांटेज डिसएडवांटेज डाल देंगे। अदरवाइज अगर सारे सैम्पलिंग के मेथड आते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप सिर्फ सैम्पलिंग के मेथड्स को ही डिटेल में बता के आएंगे विद एग्जांपल। उस समय पर अगर आप मेरिट डिमेरिट्स नहीं बताते हैं तो उसमें कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। तो आगे इसकी डिसएडवांटेज दे रखी है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की, इफ द पॉपुलेशन इज टू स्मॉल इन साइज तो इट इज डिफिकल्ट टू स्ट्रेटिफाइड। अगर हमारी पॉपुलेशन का साइज काफी स्मॉल है उस समय पर हमारे डिफरेंट हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उसको अलग अलग स्ट्रेटिफाई करना मतलब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना। ठीक है, आगे इसमें बताया गया हमारे पास सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग क्या है, इसमें हमने नंबरिंग अरेंज करी हुई है सिस्टमैटिकली वे में, है ना। तो फॉर एग्जांपल मैंने जैसे क्या कि सिस्टमैटिक वे में हमने सारा रैंडम सैम्पलिंग लिया, तो इसमें हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया प्रिंसिपल और नोटबुक का। तो कोई प्रिंसिपल मैम है किसी स्कूल की नोटबुक चेक कर रही है क्लासेस की, या तो फर्स्ट से 10th क्लास तक एक एक क्लास की चेक करती हुई जाएंगी नोटबुक, है ना, एक होशियार बच्चे की, एक नालायक की और एक मीडियम की। फिर एक ये है मेथड कि वो 10th से फर्स्ट में जाएंगी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसने प्रिंसिपल मैम ने पहले 5th क्लास के बच्चों की नोटबुक चेक कर दी, फिर 10th की कर दी, फिर 7th की कर दी, है ना। तो एक तरीके से सिस्टमेटिक वे में प्रिंसिपल मैम जाते हैं चेक करते हुए नोटबुक सारी क्लासेस की, फर्स्ट से 10th या 10th से फर्स्ट में। तो यहाँ पर उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, या फिर हम कोई नंबरिंग वगैरह साइन कर लेंगे फर्स्ट टू 10 तक। ठीक है, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग के एडवांटेज में बताया गया इट इज अ सिंपल मेथड, सैम्पलिंग कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड बाय इट, इसमें कोई हमारा जो सैंपल्स हैं इजीली ऑब्टेन कर लिए जाते हैं क्योंकि एक आसान मेथड है इसका सैम्पलिंग का सिस्टमैटिक वाला। इसकी डिसएडवांटेज आएगी इफ ऑल द यूनिट्स आर डिफरेंट इन कैरेक्टरिस्टिक्स देन द रिजल्ट्स विल नॉट बी एप्रोप्रिएट। तो हमारी जो यूनिट्स हैं वो अगर विशेषताओं के आधार पर डिफरेंट डिफरेंट रहेंगी उस समय पर जो हमारा रिजल्ट है प्रॉपर एप्रोप्रिएट नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने किसी को जज किया उसकी पर्सनैलिटी के आधार पर, है ना, किसी को हमने सेलेक्ट किया उसकी ड्रेस कैसे उसने कपड़े पहने हुए हैं, तो सबकी विशेषताएं अलग अलग होगी, उस समय पर हमारे लिए मेथड ये मुश्किल हो जाएगा सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, तो आगे दिया हुआ है मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग क्या है कि इसमें जो बताया गया इन दिस मेथड फर्स्टली द एंटायर यूनिवर्स और पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू स्टेजेस और सब स्टेजेस। तो स्टेजेस और सब स्टेजेस में हम डेटा को अपने डिवाइड कर लेते हैं। देयर आफ्टर दीज यूनिट्स आर सब डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंडम सैम्पलिंग, अगेन सम सब यूनिट्स आर सेलेक्टेड। तो इसमें जैसे बताया गया मैंने एक एग्जांपल, ये देखो मेल और फीमेल, है ना, कुछ पर्सन है मेल और फीमेल एक विलेज के अंदर रहते हैं, उसमें एल और आई लिखा मैंने, लिटरेट और इलिटरेट, कोई पढ़े लिखे हैं कुछ अनपढ़ है, पढ़े लिखे अनपढ़। तो मेल और फीमेल में लिटरेट और इलिटरेट दोनों आगे हेडिंग, लिटरेट और इलिटरेट को आगे हमने फर्दर सब डिवाइड कर दिया मेल फीमेल के अंदर। तो लिटरेट के अंदर कितने बंदों के पास नॉलेज है या नहीं है, नॉलेज है या नहीं, के का मतलब नॉलेज और नॉट नॉलेज। ठीक है, तो इसमें फिर आगे फीमेल में नॉलेज है या नहीं है, तो नॉलेज होने वालों के पास आगे मैंने फर्दर दो कैटेगरीज डिवाइडेड कर दी, किसी के पास स्किल्स हैं या स्किल्स नॉट, तो कईयों के पास स्किल्स हैं या स्किल्स नहीं है। ऐसे मैंने अपने डेटा को सब स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है, तो हमारा आएगा मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। तो एक ही डेटा को हमने आगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर डिवाइड कर दिया है, तो हमारा क्या आ जाएगा, मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग के आगे मेरिट्स दे रखी हैं, दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ स्टडिंग अ यूनिवर्स और पॉपुलेशन ऑन द रीजनल बेसिस। तो किसी एक रीजनल या फिर एरिया के बेसिस पर हम इसकी स्टडी कर सकते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग रैंडम सैम्पलिंग मेथड की। तो मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग मेथड की आगे आएगी एक डिसएडवांटेज, इन दिस मेथड एस्टिमेटेड एक्यूरेसी लेवल इज प्रेस्क्राइब्ड विच डज नॉट सीम लॉजिकल। तो हमारे कुछ एस्टिमेटेड अंदाजे से अगर एक्यूरेसी लेवल को हमने प्रेस्क्राइब किया हुआ है या फिर प्री डिसाइडेड किया हुआ है तो उस समय पर विच डज नॉट बी सीम लॉजिकल, तो उसको हम लॉजिकल नहीं मान सकते हैं, क्योंकि मल्टी स्टेज में आगे डिफरेंट डिफरेंट विशेषताएं भी हो सकती हैं पर्सन की, या फिर अलग अलग ग्रुप भी बन सकते हैं। ठीक है, आगे उसने दे रखा है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में आएगा इन दिस मेथड सिंपली द यूनिवर्स इज डिवाइडेड इनटू मैनी ग्रुप्स इज कॉल्ड क्लस्टर and out of which a few cluster are selected random basis and then the cluster are completed enumerated। ठीक है, इसमें बताया गया कि क्लस्टर मतलब एक गुच्छे की फॉर्म में, ठीक है, या फिर ग्रेप्स जैसे बंच होता है ग्रेप्स का, है ना, काफी सारे अंगूर होते हैं। तो ऐसे में इसमें क्या हुआ है, क्लस्टर सैम्पलिंग में हम एग्जांपल ले सकते हैं प्रिंसिपल मीटिंग का, कि जैसे किसी कॉलेज में प्रिंसिपल ने मीटिंग ली, उसमें उन्होंने बुलाया कॉमर्स डिपार्टमेंट के एचओडी को और
आर्ट्स डिपार्टमेंट के एचओडी को बुलाया, बीए, एमए और बीए, बीबीए, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, है ना, एमए, इन सब के डिपार्टमेंट्स की मीटिंग रखी। तो प्रिंसिपल ने इन सब डिपार्टमेंट्स के एचओडीज को बुलाया, उस मीटिंग में बोला कि इस डेट तक हमारे को सभी स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी में फिल आउट करके भेजने हैं, पेमेंट डन करके। फिर वो प्रिंसिपल मीटिंग ओवर होने के बाद एचओडीज ने जाके सारा नोटिस किसको बताया, क्लास इंचार्जिस को दिया। क्लास इंचार्जिस से वो सारा नोटिस किस पे कन्वे कर दिया गया, बच्चों पे कन्वे कर दिया गया। तो वो एक हमारा बंच की फॉर्म में चला, प्रिंसिपल ने मीटिंग जो बनाई थी वो सारी क्लासेस में सारा नोटिस ऐसे फैलता गया, तो एक क्लस्टर सैंपलिंग हो जाएगा वो, ठीक है, बैचेस की फॉर्म में। आगे हमारे पास आएगा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड, ठीक है। तो इसमें क्लस्टर सैंपलिंग का में आप एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं दे रखी है, आप लिख सकते हैं। तो इसमें आप बता सकते हैं क्लस्टर सैंपलिंग में कई बार होता है कि जो हमारी कॉस्ट है वो ज्यादा लगती है, डिसएडवांटेज आ जाएगी इसकी। और एडवांटेज में क्या आएगा कि इसमें हमारा टाइम सेव हो जाता है कि प्रिंसिपल ने एक ही बार में मीटिंग ली, सभी एचओडीज को बुलाया, साथ ही सारा काम खत्म हो गया। तो उसमें क्या हो जाएगा कि टाइम की सेविंग हो जाती है क्लस्टर सैंपलिंग में। नेक्स्ट है हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स। तो नॉन प्रोबेबिलिटी हमारे सैंपलिंग मेथड में आएगा, जो कि इस एक हमारी आएगी जजमेंट सैंपलिंग। जजमेंट सैंपलिंग में जैसे हमने ले रखा है कि अपने इन्वेस्टिगेटर हैं जो हमारे, या फिर जजेस हैं, उन्होंने कुछ क्राइटेरिया लगा रखा है, उसके बेसिस पर हमने अपना रिजल्ट दे दिया। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई फेयरवेल पार्टी या फिर फ्रेशर पार्टी है, तो हमने उसमें बच्चों का बिहेवियर देखा, स्टेज पर कैसे गए, कॉन्फिडेंस क्या था, उनकी ड्रेसेस की सेंस कैसी थी, है ना, बोलने का तरीका कैसा था, उस बेसिस पर उसकी परसेंटेज वगैरह भी हमने क्लासेस का कुछ अंदाजा लगाया, पढ़ने में कैसा है। फिर हमने उसको बच्चे को लास्ट में प्राइज दिया कि मिस्टर फ्रेशर और मिस फ्रेशर, मिस्टर फेयरवेल और मिस फेयरवेल। तो वो हमारा क्या है, जजमेंट सैंपलिंग होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ सैंपल ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज बीन selected in the class of 80 students for analyzing the spending habits of 10 students, investigator would be select 20 students who has in his opinion are representative of the class। कुछ रिप्रेजेंटेटिव है क्लास के, उसके ओपिनियंस के हिसाब से हमने कुछ डेटा का आंसर दे दिया। या फिर इसमें एक और ना एक अपनी तरफ से एग्जांपल दे सकते हैं, फैंसी ड्रेस कंपटीशन। तो कुछ एक जजेस बैठे हैं, जज ए और जज बी, है ना, तो उन्होंने दोनों ने अलग अलग अपनी जो स्टेज के ऊपर फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा था उसको जज किया। तो दोनों के ओपिनियन से जिस बच्चे के मार्क्स ज्यादा मिले तो उसी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो वो हमारी होती है एक तरह से जजमेंट सैंपलिंग का एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज दे रखी है जजमेंट की। तो जजमेंट मेथड क्या है, दिस मेथड इज लेस एक्सपेंसिव, कम खर्चीला है, और दिस मेथड इज वेरी सिंपल एंड इजी। तो ये हमारा मेथड जो है काफी सिंपल भी है और इजी भी है। डीमेरिट्स में क्या आएगा, दिस मेथड इज नॉट वेरी वेरी एक्यूरेट और रिलायबल। तो ये हमारा मेथड ज्यादा रिलायबल नहीं है और ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। तो आप बस एडवांटेज डिसएडवांटेज सबकी अपने आप से भी खुद भी एक एक बना के लिख सकते हैं। बट मेक श्योर आप उस समय पर फाइनल एग्जाम में इतना जरूर ध्यान रखेंगे कि अगर आपने किसी चीज की एडवांटेज में लिख दिया कि ये जो मेथड है हमारा कम एक्सपेंसिव है, और बाद में उसको लिख दिया कॉस्टली डिसएडवांटेज में, तो वो आपके पॉइंट्स रॉन्ग हो जाएंगे, ऐसा आप पेपर में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी डिसएडवांटेज होगी, दिस मेथड इज नॉट वेरी एक्यूरेट और रिलायबल, ये ज्यादा शुद्ध और ज्यादा आरामदायक मेथड नहीं है। आगे है हमारे पास कोटा सैम्पलिंग। द इन्वेस्टिगेटर्स आर असाइंड डेफिनेट कोटास according to some criterion, they are instructed to obtain required number of fill in their each quota, ठीक है। तो एक जो हमारा इन्वेस्टिगेटर्स को हम कुछ कोटास वगैरह साइन कर देते हैं कि इस तरीके से आपने कोटा फिक्स करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम अपना कोटा यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए लेके चलते हैं, जो कि टीचर्स के लिए होता है मास्टर डिग्री को करने के बाद। तो उसमें यूजीसी नेट के एग्जाम में कुछ कोटा फिक्स होता है, सीबीसी जनरल कास्ट को, है ना, कि इतने परसेंट पे इनकी कट ऑफ जाएगी, कोटा इनका इतना लोगों का रखना है हमारे पास, इतने परसेंट लोग का, है ना, एससीबीसी कास्ट का। तो वो हमारा क्या है, एक तरह से कोटा सैंपलिंग भी हो सकता है, ठीक है। एक तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का फाइनल एग्जाम कोई सेट कर रहा है ना, काफी सीनियर टीचर है, तो उसको वो एक बना सकता है ना कि मुझे इतना इजी, इतना परसेंट इजी पेपर डालना है, इतना मुश्किल डालना है। अगर सारा डिफिकल्ट डाल दिया तो सारे ही बच्चे फेल हो जाएंगे, तो कुछ वो कोटा फिक्स कर लेते हैं अपने माइंड में कि ऐसा पेपर हमें को तैयार करना है। कोटा मतलब एक अलग से उसका हिस्सा निकालना, इस वे में ऐसे ऐसे सैंपल के टुकड़े करके रखने हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं कोटा वाले को, ठीक है। तो इसमें कोटास के हिसाब से हम अपना क्राइटेरिया सेट करके अपना दे आर इंस्ट्रक्टेड टू असाइन द रिक्वायर्ड नंबर टू फिल दियर ईच कोटा, ठीक है। तो जैसे कि हमने बोला इस टीचर को कि आपने 5 मार्केटिंग वाले बच्चों की प्लेसमेंट करवानी है और 10 को बोला कि आपने फाइनेंस की करवानी है। तो सारे 15 टीचर्स मिलके क्या करेंगे, तो अपने डिफरेंट डिफरेंट
बच्चों को प्लेस्ड कराएंगे, तो उनको हमने कोटा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि इतने बच्चों की जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। तो कोटा सैंपलिंग की एडवांटेज आई, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी इज मोर ऑर्गेनाइज्ड इन दिस मेथड ऑन द अकाउंट ऑफ यूनिट ऑफ द कोटास बीइंग फिक्स्ड। तो कुछ यूनिट्स के कोटास फिक्स होते हैं, इस वजह से हमारी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी क्या रहेगी, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रहेगी, ठीक है। और डिमेरिट में क्या आएगा, तो देयर इज ग्रेटर लाइक्लीहुड ऑफ चांसेस ऑफ सैम्पलिंग एरर्स इन दिस मेथड। तो हमारा जो कोटा सैम्पलिंग मेथड है उसमें हमारे ज्यादा चांसेस किसके रहते हैं, सैम्पलिंग एरर के रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारा कन्वीनियंस सैम्पलिंग। In this type of non-probability sampling, the choice of sample is left completely to the convenience of their investigator. इन्वेस्टिगेटर की कन्वीनियंस के हिसाब से इसमें हमारा अपना चॉइस ऑफ सैंपल हम रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें जैसे कि मैं अपने तरफ से एग्जाम्पल देके चलता हूँ कन्वीनियंस सैम्पलिंग का। तो कन्वीनियंस में जैसे मैंने कोई एक्सेल शीट बनाई, ठीक है, तो कुछ बच्चे फेल हैं, कुछ पास हैं, उनके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा लिया कि इतने वाले को रेड कलर दिखे और जो बिल्कुल पास होने के नजदीक है उस पर ग्रीन कलर का फिल नजर आए, है ना। तो मुझे एक्सेल शीट बनानी थी एब्सेंटीज की या फिर फेलियर्स की, तो मैंने अपने हिसाब से उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई। एक्सेल शीट को मैंने अपने तरीके से तैयार किया, मेरी सहूलियत के हिसाब से मैंने डेटा को चलाया। तो कन्वीनियंस मतलब सहूलियत, ठीक है। तो उस तरीके से जो हम डेटा को मेंटेन करते हैं फिर कलेक्ट करते हैं, दैट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंसिव सैम्पलिंग। एक्सटेंसिव सैम्पलिंग बताया गया, इन दिस मेथड सैंपल साइज इज टेकन ऑलमोस्ट एज बिग एज द population itself, like 90% of the selection of the population। किसी population का हम 90% तक सेलेक्ट करके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि शोध गंगा जो है, वहां से हम अपना क्या करते हैं, रिसर्च पेपर और थीसिस के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। काफी बंदों ने जो रिसर्च पेपर लिखे हैं, ठीक है, मैंने अपना एक रिसर्च पेपर लिखना है किसी टॉपिक में, फाइनेंस में, तो मैं कम से कम 10 या 15 बंदों के सारे रिसर्च पेपर डिटेल में पूरे 90% 100% उनको डिटेल में पढ़ूंगा, तब अपना लिखूंगा, ठीक है। तो एक्सटेंसिव में बताया गया कि 90% तक हम उसके सैंपल की सिलेक्शन करके चलते हैं, कि प्रॉपर मतलब पूरा 100% ना कवर किया तो कुछ ज्यादा से ज्यादा कवर करके डिटेल में पढ़ के तब हमने उस चीज को कुछ नया लिखा अपनी थीसिस में, तो वो क्या आ जाएगा, एक्सटेंसिव सैंपलिंग में आएगा, ठीक है। इसमें आप एडवांटेज डिसएडवांटेज में लिख सकते हो कि हमारे पास जो एरर के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि हमने काफी ज्यादा डिटेल में जाके हमने चेकिंग की है, सैंपलिंग को एक्सटेंसिव सैंपलिंग की है, तो चांसेस ऑफ एरर कम हो जाएंगे। एडवांटेज में आ जाएगा, डिसएडवांटेज में आ जाएगा कि टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। कन्वीनियंट सैम्पलिंग में आएगा कि इसमें लेस चांसेस होंगे किसके, मिस्टेक के, कोई चांसेस नहीं रहेंगे, ठीक है। तो दिस मेथड इज लेस एक्सपेंसिव, कम खर्चीला, ये भी आप एडवांटेज में लिख सकते हैं। मोर सिंपल मेथड है, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन ये अनसाइंटिफिक मेथड है, अनरिलायबल है, तो ये हम किस में लिख देंगे, डिसएडवांटेजेस में लिख देंगे, ठीक है। अब हमारा आगे आएगा, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो गया है यहाँ से, सैम्पलिंग मेथड्स वाला, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स कर रहे थे और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स कर रहे थे, ठीक है। ये हमने टॉपिक सारा अपना कवर कर लिया है। और इससे पहले हम अपना ये भी पढ़ चुके हैं, ये वाला भी, सैम्पलिंग का बेसिक भी पढ़ चुके हैं। और इसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया है अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज, सेंसस मेथड और सैम्पलिंग मेथड। तो इस टॉपिक का हमारा जो आखिरी टॉपिक अभी आज का रहने वाला है इस वीडियो का, तो लास्ट में हम अभी कवर करेंगे फटाफट जल्दी से, सैम्पलिंग एरर नो नॉन सैम्पलिंग एरर। कभी कभी पेपर में सैम्पलिंग नॉन सैम्पलिंग एरर शॉर्ट में 1 2 या 3 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, तो इसमें क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ। सैम्पलिंग एरर्स क्या, सैम्पलिंग एरर्स आर दोस व्हिच अराइज ड्यू टू द मेथड ऑफ सैम्पलिंग। किसी एक मेथड ऑफ सैम्पलिंग के गलत सेलेक्ट होने की वजह से या फिर उसकी कोई मिस्टेक की वजह से तुम्हारे सैम्पलिंग एरर्स हो जाते हैं। किन कारणों की वजह से सैम्पलिंग एरर होते हैं वो बताए गए हैं। फॉल्टी सिलेक्शन ऑफ द सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग मेथड का गलत सेलेक्ट होना। सब्स्टिट्यूटिंग वन सैंपल फॉर द अदर सैंपल्स ड्यू टू डिफिकल्टी इन कलेक्टिंग द सैंपल। उसी जब हम सैंपल को कलेक्ट कर रहे थे उस समय पर जो डिफिकल्टीज हुई उसकी वजह से हमने अदर सैंपल को यूज कर लिया, फिर सब्स्टिट्यूट मान लिया, उसकी वजह से फॉल्टी डेमोक्रेशन ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स, जो हमारी सैम्पलिंग यूनिट्स है उसमें कुछ फॉल्ट वगैरह डेमोक्रेशन हो गया, गलती होगी। वेरिएबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन विच हैज डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स, तो डिफरेंट डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स के आधार पर डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन को वेरी करना, तो वो भी हमारा क्या है, सैम्पलिंग के मेथड का ही एरर है। आगे है इसमें नॉन सैम्पलिंग एरर्स, जो हमारे नॉन सैम्पलिंग एरर्स होते हैं। नॉन सैम्पलिंग एरर्स आर दोज विच क्रीप इन ड्यू टू ह्यूमन फैक्टर्स, कुछ ह्यूमन मानव व्यक्तियों की, मनुष्य की गलती की वजह से या फिर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं
उसकी वजह से कोई गलतियाँ हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं नॉन सैंपलिंग एरर्स मेथड। फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन है, न्यू टीचर बना है, लेक्चरर है, अगर आप उसको बोलेंगे कि आपको किसी यूनिवर्सिटी में, जैसे कि किसी कोई एफिलिएटेड कॉलेज है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, एमडीयू से, तो आप किसी न्यू टीचर को बोल देंगे कि आपको एनईपी नॉन एनईपी स्टूडेंट्स की सारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की या फिर एमडी यूनिवर्सिटी की इंटरनल हैंडल करनी है। तो उसमें आप एनईपी नॉन एनईपी रेगुलर रीअपीयर सबके मार्क्स फिल करके यूनिवर्सिटी पोर्टल में भेज रहे हैं, फिर और उसकी प्रिंटिंग सिग्नेचर टीचर सब आप काम हैंडल कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि मिस्टेक्स के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि उस पर्सन को प्रॉपर डीप में नॉलेज नहीं है और वो काम में कुछ ना कुछ गलती कर देगा। तो दैट इज नॉन सैम्पलिंग एरर्स। तो इसमें फॉल्टी प्लानिंग भी हो सकती है, जो हमने मकान बनाना उसकी हमने प्लानिंग ही ढंग से नहीं की तो प्रॉपर हम सामान मंगवा ही नहीं पाएंगे, तो उस केस में हमारे पास सैम्पलिंग नॉन सैम्पलिंग एरर्स होते ही रहेंगे। फॉल्टी सिलेक्शन ऑफ सैंपल यूनिट, तो इसमें सैंपल यूनिट्स के गलत सिलेक्ट होने की वजह से भी एरर हो सकते हैं। लैक ऑफ ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ, ये मैंने आपको भी बता दिया है, तो इसमें कोई ट्रेंड और एक्सपीरियंस स्टाफ की जरूरत पड़ेगी तभी हमारे नॉन सैम्पलिंग एरर्स रुकेंगे, अदरवाइज नहीं रुकेंगे। नेग्लिजेंस एंड नॉन रिस्पॉन्स ऑन द पार्ट ऑफ रिस्पोंडेंट्स, कई बार रिस्पोंडेंट जो हमारे पार्ट वो भी नहीं करते हैं, रिस्पॉन्स भी नहीं करते हैं, जैसे कि कोई पीएचडी कर रहा है तो अपना कुछ उसने गूगल फॉर्म फिल करने के लिए लोगों को भेजा है, तो कई लोग उसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, भरते ही नहीं है, रिस्पॉन्स ही नहीं करते। एरर्स इन कंपाइलेशन, जैसे हम लास्ट में किसी डेटा को कंपाइल करते हैं यूनिवर्सिटी के, उसमें भी कई बार एरर्स हो जाते हैं, इंस्पेक्शन के टाइम पे भी हो जाते हैं, ठीक है। आगे दे रखा है एरर्स ड्यू टू रॉन्ग स्टैटिस्टिकल मेजर, कई बार हमारा स्टैटिस्टिकल मेजर रॉन्ग यूज हो जाता है, जैसे कि मीन मीडियन मोड वगैरह में कुछ गलती से हो गई है, वो भी हो सकता है ना। फ्रेमिंग ऑफ रॉन्ग क्वेश्चनियर, हमारा कोई क्वेश्चनियर है जिससे हम प्रश्नोत्तरी को भरवा रहे हैं, लोगों से फिल करवा रहे हैं, उसमें भी मिस्टेक्स हो जाती हैं, उसमें कुछ फ्रेमिंग गलत हो जाती है, ठीक है। आगे बताया गया है इनकम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सैंपल सर्वे, जो हमारा सैंपल सर्वे था उसकी कई बार इन्वेस्टिगेशन जो होती है, छानबीन जो होती है, वो इनकम्प्लीट रह जाती है, उसकी वजह से भी हमारे नॉन सैम्पलिंग एरर्स जो है हो जाते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, आज हमने अपना टॉपिक पूरा कवर कर लिया है डिटेल में, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग और सैम्पलिंग का मीनिंग वगैरह सब इसमें कवर कर लिया है। सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यूनिवर्सिटीज़ में बार बार रिपीट होता है वो होता है हमारे पास व्हाट इज सैम्पलिंग मेथड, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है, या फिर इसका डिफरेंस जो है पेपर में वो आ जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो अपने घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर पर क्लासेस लगा के इसको पढ़ सकें डिटेल में, ताकि मैंने जो समझाया है फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ये सब कुछ अवेलेबल हो जाए। और आप मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ, और इस पर एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो।